इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी के चैप्टर 3 जिसका टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ चर्चा कर लेते हैं टॉपिक पर। जो टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसका अर्थ ये है कि अर्थ का जो भीतरी सतह है यानी भीतरी डेप्थ वाला पार्ट है, इसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो आइए इस चैप्टर की मैं लाइन बाय लाइन रीड आउट करूँगा और आपको हिंदी में इसका अर्थ समझाते हुए चलूँगा। और जहाँ भी ज़रूर होगा कुछ कॉन्सेप्ट अगर आते हैं, कुछ थ्योरीज आती हैं, तो उसको डिटेल में हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। व्हाट डू यू इमेजिन अबाउट द नेचर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की नेचर के बारे में आप कैसी कल्पनाएँ करते हैं। Do you imagine it to be a solid ball like cricket ball or a hollow ball with a thick cover of rocks? For example, lithosphere. क्या आपको लगता है कि जो पृथ्वी है ये क्रिकेट के बॉल की तरह सॉलिड है या चट्टानों से ढकी हुई कोई खोखली गेंद है यानी कि हॉलो बॉल है। फॉर एग्जाम्पल लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर टफ वर्ड हो सकता है आपके लिए, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए, टोटल 3 पार्ट होते हैं अर्थ सरफेस पर। एक होता है आपका लिथोस्फीयर, जिसे हम लैंड फॉर्म कह सकते हैं। लिथोस्फीयर यानी कि सरफेस। सेकंड होता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है वाटर बॉडी को, जहाँ भी वाटर है, जैसे कि सीज, ओशन और रिवर्स भी हो गई, लेक्स भी हो गए, जहाँ भी वाटर पाया जाएगा उस बॉडी को हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और जो सरफेस वाला पार्ट है, जहाँ पे आपको सॉइल मिलेगी, लैंड मिलेंगे, उसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे। और थर्ड पार्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो लिथोस्फीयर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर सीन फोटोग्राफ्स और इमेज ऑफ ए वॉल्केनिक इरप्शन ऑन टेलीविजन स्क्रीन? क्या आपने टेलीविजन स्क्रीन पर कभी वॉल्केनिक इरप्शन देखा है, यानी ज्वालामुखी को फटते हुए कभी आपने देखा है या नहीं देखा है? उसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि आपने टेलीविज़न पर स्क्रीन पर देखा होगा कि वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। कैन यू रिकलेक्ट, कि आप उसे फिर से याद कर सकते हैं? द इमरजेंस ऑफ हॉट मोल्टन लावा, डस्ट, स्मोक, फायर एंड मैग्मा फ्लोइंग आउट ऑफ द वॉल्केनिक क्रेटर। तो वॉल्केनिक क्रेटर, क्रेटर एक शब्द है जिसको मैं डिफाइन कर दूं। मान लीजिए ये यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, जहाँ से हॉट मोल्टन लावा निकलेगा, डस्ट निकलेगा, स्मोक निकलेगा, फायर निकलेगा। तो ये इस पार्ट को हम कहते हैं क्रेटर। इस पार्ट को हम क्रेटर बोलते हैं, यानी जो ज्वालामुखी का मुख है, माउथ है, उसको हम क्रेटर बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि आपने जब वॉल्केनिक इरप्शन हुए होंगे तो उसके क्रेटर से आपने हॉट मोल्टेन लावा को निकलते देखा होगा, डस्ट को निकलते देखा होगा, स्मोक को निकलते देखा होगा, फायर को देखा होगा और मैग्मा को देखा होगा कि वॉल्केनिक क्रेटर से कैसे ये सब निकलते हैं। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाई इनडायरेक्ट एविडेंसेस एज नाइदर एनीवन हैज़ नॉर एनीवन कैन रीच द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए हम यहाँ एक छोटा सा, मान लीजिए हम अर्थ को डिवाइड करें, उसका एक छोटा सा पोर्शन ले रहे हैं। मान लीजिए हमने अर्थ का ये पोर्शन लिया इस तरह से। एक हमने अर्थ को इमेजिन करिए कि हमने काटा, ये उसका सेंटर हुआ अर्थ का और ये उसका सरफेस हुआ अर्थ का। तो हम सरफेस पे तो पॉपुलेशन यहाँ रहती है, लेकिन इसके भीतर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ आज तक ना तो कोई व्यक्ति पहुँच सका है और ना आगे उसके पहुँचने की संभावना है। तो यहाँ के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको जानने का एकमात्र स्रोत है इनडायरेक्ट एविडेंस। इनडायरेक्ट एविडेंस यानी केवल हम गेस लगा सकते हैं या फिर अप्रत्यक्ष, जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, यानी इनडायरेक्ट एविडेंस, साक्ष्यों के आधार पर हम यहाँ के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, गेस, अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, यहाँ पे कौन कौन से मटेरियल पाए जाएंगे, यहाँ किस प्रकार की प्रोसेस होती होंगी, यहाँ पर किस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैपन होती होंगी, उनके बारे में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। हम ठीक ठीक उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि
वहाँ तक आज तक ना तो कोई व्यक्ति पहुँचा है, ना आगे पहुँचने की संभावना है। सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लार्जली ए प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑपरेटिंग इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यहाँ ये कहा गया है कि जो अर्थ की सरफेस है, सतह है, बाहरी सतह है, ये रिजल्ट है, यानी इसके बनने में किसकी भूमिका है? इसके बनने में भूमिका है जो अर्थ के सेंटर पर, यानी बीचों बीच, ठीक यहाँ जो सेंटर है अर्थ का, यहाँ पर कुछ क्रियाएं होती होंगी, कुछ प्रोसेस होती होंगी। जो भी प्रोसेस होती हैं उसी के रिजल्ट के रूप में इस सरफेस का क्या हुआ? कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो अर्थ का कॉन्फ़िगरेशन के पीछे जो यहाँ पर काजेस बताया गया, वह अर्थ के सेंटर पर होने वाली प्रोसेस को बताया गया है। एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेस और कॉन्स्टेंटली शेपिंग द लैंडस्केप। और जो अर्थ की ये सरफेस है, ये कॉन्स्टेंटली इसका शेप यानी इसको आकार मिल रहा है, किसकी वजह से? एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेस। अब ये शब्द आपकी समझ में हो सकता है कुछ टफ लगे, मैं आपको बता दूं। एक्सोजेनिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो बाहर होती है, अर्थ के बाहर होती है, और एंडोजेनिक प्रोसेस वो होती है जो अर्थ के सेंटर की, अर्थ के सरफेस से लेकर उसके सेंटर के बीच में जो भी प्रोसेस हो रही हैं उन्हें हम एंडोजेनिक प्रोसेस कह सकते हैं। तो एक्सोजेनिक प्रोसेस में आपका वायुमंडल में होने वाली हर घटना आ जाएगी। वायुमंडल में जो भी एटमॉस्फेयर में, यानी अर्थ के ऊपर वायुमंडल है, वहाँ जितनी भी घटनाएं होंगी, चाहे उसमें फ्लड ले लीजिए, उसमें रेन ले लीजिए, उसमें स्टॉर्म ले लीजिए, ये सारी घटनाएं एक्सोजेनिक में आएंगी। जबकि एंडोजेनिक में क्या होगी? आपने देखा अभी चर्चा हुई वोल्केनिक इरप्शन की। ज्वालामुखी जब फटता है तो इसका मतलब है धरती के अंदर यानी सरफेस के ठीक नीचे कुछ क्रियाएं होंगी। उस क्रिया का रिजल्ट क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन होता है। और भी इसी तरह की, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स हो गया, वो भी अर्थ के सेंटर से ही कुछ प्रोसेस होती हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से प्लेटें टकराती हैं, उनमें फ्रिक्शन होता है, तो सरफेस पे नई नई आकृतियाँ यानी लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो जो अर्थ के डेप्थ में जो भी प्रोसेस हो रही हैं उन्हें हम एंडोजेनिक प्रोसेस कहेंगे, और जो अर्थ के सरफेस से ऊपर हो रही हैं उसे हम एक्सोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। इसमें बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, उनको लिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। वायुमंडल में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उन सबको आप लिस्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मेन एक्सोजेनिक प्रोसेस पे हम चर्चा अगर इस चैप्टर में होगा तो करेंगे, और एंडोजेनिक प्रोसेस पे भी चर्चा करेंगे अगर इस चैप्टर में उनको जगह दी गई होगी तो। आइए आगे बढ़ते हैं। ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ ए रीजन। पहले इसको समझ लेते हैं। प्रॉपर मतलब एक ठीक ठाक, उचित। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर। फिजियोग्राफिक क्या होता है? स्थलाकृति इसको बोलते हैं। जैसे ये कोई सरफेस है, ये आपकी सरफेस है, तो यहाँ पर मान लीजिए माउंटेन है, यहाँ पे आपकी रिवर फ्लो करती है, यहाँ पे फ्लैट लैंड है, यहाँ पे आपके टेबल लैंड हो गए। तो ये अलग अलग शेप हैं, कहाँ पर? सरफेस पर। फिजियोग्राफिक में हम इन्हीं शेप्स के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी सरफेस पे ये जो माउंटेन है, ये माउंटेन कैसे बना, इसकी स्टडी हम फिजियोग्राफिक में करेंगे और जानेंगे कि यहाँ माउंटेन कैसे है, यहाँ रिवर कैसे हुआ, यहाँ पर टेबल लैंड कैसे हुआ, और यहाँ पर लेक्स या कोई भी चीज़ अगर कोई आकार है सरफेस पर तो क्यों हुआ, उसी को हम फिजियोग्राफिक कहेंगे। फिजियोग्राफिक, तो ये किसी भी एरिया का फिजियोग्राफिक है। तो फिजियोग्राफिक आपको समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि किसी भी रीजन का जो फिजियोग्राफिक कैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, कि वहाँ पर कैसी कैसी आकृतियाँ बनी हैं, उनकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखते हैं। ऑफ रीजन रिमेंस इनकम्प्लीट, यानी उसकी स्टडी तब तक ठीक ठाक नहीं हो सकती इफ़ द इफेक्ट ऑफ एंडोजेनिक प्रोसेस और इग्नोर्ड। अब पूरे को हम समझते हैं। जैसे ये सरफेस है आपका, हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये सरफेस है आपका, ठीक। अब इस सरफेस पर यहाँ माउंटेन बना, तो यहाँ पर माउंटेन बनने के जो रीजन होंगे वो कहाँ होंगे? डेप्थ में छिपे होंगे। यहाँ छिपे होंगे कि यहाँ पर माउंटेन कैसे बना। और अगर यहाँ पर कोई ओशन है, समुद्र है, तो ये समुद्र बनने के जो रीजन्स होंगे, काजेस होंगे, उसका भी पता हमको कहाँ चलेगा? उसकी गहराई में जाने पर।
तो उसकी गहराई की स्टडी करने पर, यानी इस समुद्र की सतह के ठीक नीचे जाने पर हमको समझना होगा कि यहाँ कौन सी प्रोसेस हुई जिससे ये पोर्शन यहाँ धंस गया, यानी दब गया, सबमर्ज्ड हो गया, और ये प्रोसेस राइज कर गया, यानी सतह से ऊपर आ गया। तो ये फिजियोग्राफिक जो वेरिएशन है सरफेस पर, इनकी ठीक ठाक स्टडी हम तभी कर सकते हैं जब हम सरफेस के नीचे होने वाली जो भी इंडोजेनिक प्रोसेस हो रही हैं उनकी स्टडी करेंगे, तभी पता चलेगा कि यहाँ माउंटेन कैसे बना और यहाँ पर ये इतनी ज़मीन धंसी, ये रिवर या सीज यहाँ कैसे बने। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोग्राफिक कैरेक्टर ऑफ ए रीजन रिमेन्स इनकम्प्लीट इफ द इफेक्ट्स ऑफ इंडोजेनिक प्रोसेस और इग्नोर्ड। यदि हम इंडोजेनिक प्रोसेस की उपेक्षा करेंगे, यानी उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो जो फिजियोग्राफिक कैरेक्टर किसी क्षेत्र का होता है उसकी स्टडी ठीक ठाक से नहीं हो पाएगी, उसके ज्ञान से हम अधूरे रह जाएंगे। आगे लिखा है, ह्यूमन लाइफ इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। जो ह्यूमन लाइफ होता है, मानव जीवन होता है, वह किसी भी एरिया का जो फिजियोग्राफिक बनावट होती है उससे प्रभावित होता है। आपने देखा होगा इंसान कहाँ रहना पसंद करता है, कहाँ रहना पसंद नहीं करता है। मान लीजिए ये रेगिस्तान है यहाँ पर, तो इस रेगिस्तान में कोई रहना नहीं चाहेगा, लेकिन कहीं हरा भरा है जहाँ रिवर्स हैं, वाटर सोर्स अच्छे हैं, वायुमंडल अच्छी है, वहाँ फ्रेश एयर है, तो वहाँ हर आदमी रहना चाहेगा। तो फिजियोग्राफिक ये हो गया कि कहीं डिजर्ट है, कहीं रिवर्स है, कहीं माउंटेन्स है, ये फिजियोग्राफिक हो गया किसी एरिया का। और वहाँ पर इंसान के रहने के बीच जो रिलेशनशिप है, उनके में संबंध है, वो बहुत हद तक फिजियोग्राफी ही तय करती है। आगे बढ़ते हैं। Therefore, it is necessary that one gets acquainted with the forces that influence landscape development। इसीलिए यह आवश्यक है, इट इज़ नेसेसरी मीन यह आवश्यक है, दैट वन गेट्स एक्वेंटेड कि लोग परिचित हो जाएं, किससे, विद द फोर्सेज, उन शक्तियों से, उन कारणों से परिचित हो जाएं, दैट इन्फ्लुएंस द लैंड स्केप डेवलपमेंट, जिनके कारण लैंड स्केप डेवलपमेंट प्रभावित होता है। यानी किसी भी एरिया का जो लैंड स्केप है, लैंड स्केप मीन्स मैं फिर से बता दूं सरफेस होता है। किसी भी एरिया का सरफेस कैसे डेवलप होता है, इंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेस के कारण होता है। और ये जो यहाँ पर फिजियोग्राफी है वो इन्फ्लुएंस्ड है जो इंडोजेनिक फोर्सेज होती हैं। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि अगर लोगों को किसी एरिया से अच्छी तरह से परिचित होना है तो हमको देखना होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्थ के नीचे काम करती हैं। आप इमेजिन करिए, ये कोई एरिया है, रीजन है, जहाँ वॉल्केनिक इरप्शन अक्सर होते रहते हैं, तो क्या आप वहाँ रहना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, आप वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ कही गई है कि यदि आपको किसी एरिया में रहना है तो वहाँ पर जो फोर्सेस काम कर रही हैं अर्थ के सेंटर की तरफ, उससे भी आपको परिचित होना पड़ेगा कि कहाँ पर किसी ये प्लेस पर जो लैंडस्केप डेवलपमेंट हो रहे हैं वो किस कारण से हो रहे हैं। अब जहाँ वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी बनते रहते हैं या उनमें इरप्शन रहता है, वहाँ पर कोई रहना पसंद नहीं करेगा। टू अंडरस्टैंड व्हाई द अर्थ शेक्स और हाउ ए सुनामी वेव इज जनरेटेड, इट इज़ नेसेसरी दैट वी नो सर्टेन डिटेल्स ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इस बात को समझने के लिए कि अर्थ से क्यों करती है, यानी भूकंप कैसे आते हैं, अर्थ से का मतलब भूकंप, कि इस बात को समझने के लिए कि भूकंप या सुनामी की लहरें कैसे पैदा होती हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वी नो सर्टेन डिटेल्स अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इनको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानकारी रखनी होगी। यानी भूकंप कैसे आते हैं, अगर इसको जानना है तो आपको अर्थ के नीचे जो प्रोसेस हो रही हैं उनको जानना ज़रूरी है। या सुनामी की लहरें जब आती हैं उनको समझना है कि सुनामी आई कैसे, उसकी लहरें इतनी ऊंची उठती हैं, तबाही लाती हैं, ये क्यों हो रही हैं, उसको अगर यदि हमको समझना है तो हमको क्या जानना होगा, हमको इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में जानना होगा। यानी अर्थ के इंटीरियर में जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में हमको परिचित होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, इसके पहले वाले चैप्टर में, यानी फिजियोग्राफी वाला इसका पहले जो चैप्टर था
उसके बाद वहाँ पे जब हमने पढ़ा था, यू हैव नोटेड, आपने ध्यान दिया होगा, दैट द अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर, कि जो अर्थ की लेयर बनी है, हमने बताया था कि अर्थ, जो ये अर्थ है इसके लेयर हैं, बहुत सारे क्या हैं, लेयर बने हैं। और लेयर कैसे बने, मटेरियल की डेंसिटी के आधार पर। यहाँ बहुत सारे मटेरियल पाए जाते हैं, तो जिन मटेरियल की डेंसिटी कम थी वे ऊपर आ गए, और जिन मटेरियल की डेंसिटी अधिक थी वो नीचे आ गए, यानी इंटीरियर की तरफ आ गए। ये हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था ऑलरेडी, इसको हम पढ़ चुके हैं, इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा और देखा भी कि अर्थ की लेयर कैसे बनी, उनमें कौन कौन से मटेरियल थे, कैसे क्रस्ट बना और कैसे कोर बना। सबसे ऊपरी पार्ट को हम क्रस्ट बोलते हैं, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। इन तीनों के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ एक बार रिकॉल कर दें कि सबसे ऊपर क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है। तो ये लेयर है अर्थ की। जो सरफेस पे मटेरियल हैं इनकी डेंसिटी कम होगी, जो यहाँ पर मटेरियल हैं इनकी डेंसिटी सरफेस वाले मटेरियल से थोड़ी ज़्यादा होगी, और जो कोर में होंगे यहाँ पर मटेरियल जो पाए जाएंगे इनकी डेंसिटी मैक्सिमम होगी। It is interesting to know how scientists have gathered information about these layers. It is interesting, ये जानना रोचक होगा, यानी इंटरेस्टिंग होगा कि साइंटिस्ट ने कैसे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई, इन लेयर्स के बारे में जुटाई। क्योंकि हमने पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा कि अर्थ के सेंटर में आज तक न तो कोई व्यक्ति पहुंचा है और न आगे किसी के पहुंचने की संभावना है। तो आखिर साइंटिस्ट को कैसे पता चला, इंटीरियर में जो मटेरियल है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट को कैसे पता चला, या यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही हैं उसके बारे में साइंटिस्ट कैसे पता लगा पाए, ये जानना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। आइए देखते हैं ये साइंटिस्ट को आखिर ये इन्फॉर्मेशन कैसे पता चली, एंड व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ दिस लेयर्स। और ये जो लेयर्स बनी हैं, ये क्रस्ट की, मेंटल की, कोर की, ये जो 3 लेयर्स हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक यानी इनके लक्षणों के बारे में भी जानना इंटरेस्टिंग होगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर डील्स विथ। और इस पूरे चैप्टर में हमको यही जानना है। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ इम्पोर्टेंट थी, लेकिन चूंकि हम उसको चैप्टर सेकंड में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर हम नोट्स बना भी चुके हैं, इसलिए यहाँ से आपको कुछ भी नहीं लिखना है। कुल मिलाकर अभी तक हमने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूँ तो हमको इस चैप्टर में ही पढ़ना है कि ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ की सरफेस हो गया और ये सेंटर हो गया। तो इस कोर से लेकर सरफेस के बीच में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिन्हें हम इंडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। और ये जो प्रोसेस इंडोजेनिक प्रोसेस हो रही हैं इसका रिजल्ट पड़ता है सरफेस पर, यहाँ सरफेस पर। और इसी कारण कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो कहीं पर फॉल्टिंग होती है, कहीं पर क्रैक्स आते हैं, कहीं पर वैलीज बनती हैं, कहीं पर रिवर बनती हैं, कहीं पर टेबल लैंड बनते हैं। ये जितने भी आकृतियाँ बाहर बनती हैं ये फिजियोग्राफी का एरिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिजियोग्राफी। लेकिन जो भीतर हो रहे हैं इनको हम कहेंगे इंडोजेनिक प्रोसेस। तो फिजियोग्राफी कहीं ना कहीं जो इंडोजेनिक प्रोसेस है उससे रिलेटेड है, और जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है उससे रिलेटेड है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, जो कि आपका है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर। यानी जो अर्थ की इंटीरियर है उसको जानने के सोर्स कौन कौन से हैं, हम कैसे जानते हैं अर्थ की जो इंटीरियर पार्ट है उसके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है। यानी साइंटिस्ट ने कैसे पता लगाया कि अर्थ का इंटीरियर में कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं और वहाँ पर कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर। अब देखिए ये आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, इस चैप्टर का नोट्स आपको यहीं से लिखना शुरू करना है। तो ये जो रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या, इतनी दूरी। अगर हम अर्थ को ऐसे डिवाइड करें तो देखिए ये जो सेंटर है इस सेंटर से लेकर सरफेस तक यानी इतनी जो डिस्टेंस है वो कितनी है 6370
किलोमीटर। नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, कोई भी अर्थ के सेंटर तक पहुंच नहीं सकता। एंड मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैंपल ऑफ द मटेरियल, और ना ही वहाँ कोई ऑब्जर्वेशन कर पाएगा, क्योंकि जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता वहाँ का ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है, और ना ही वहाँ से कोई सैंपल यानी नमूना ही कलेक्ट कर सकता है कि वहाँ कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। अंडर सच कंडीशन, ऐसी परिस्थितियों के तहत यू मे वंडर, आपको आश्चर्य हो गया, हाउ साइंटिस्ट टेल अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर्स, यानी जब अर्थ के इंटीरियर तक कोई आदमी इंसान पहुंच ही नहीं सकता तो साइंटिस्ट हमको कैसे उसके बारे में बताते हैं। एंड द टाइप ऑफ मटेरियल दैट एग्जिस्ट एट सच डेप्थ, और साइंटिस्ट हमको कैसे बताते हैं कि अर्थ के सेंटर में कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट एंड इन्फ्रेंसेस, तो जो भी अधिकांश जानकारियाँ हमारे पास अर्थ के इंटीरियर को लेकर है वो किस पर आधारित हैं, एस्टिमेट्स पर, एस्टिमेट में अनुमान पर आधारित हैं। एंड इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंस यानी संदर्भों पर हैं, यानी कहीं न कहीं से ये एक अनुमान का ही पार्ट है। तो अर्थ के डेप्थ में जो भी मटेरियल हैं या जो भी वहाँ पर प्रोसेस हैं उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करने का सिर्फ एक ही एविडेंस है, यानी एक ही आधार है, बेस है, और वो बेस है एस्टीमेट। एस्टीमेट मीन्स अनुमान ही लगा पाए हैं, और अनुमान लगाने के भी कुछ आधार होते होंगे, उसको भी देखते हैं आगे क्या लिखा है। येट फिर भी ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल, लेकिन फिर भी ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, उन जो भी जानकारियाँ हमारे पास हैं उन जानकारियों में से कुछ जानकारियाँ हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से प्राप्त करते हैं। और कैसे प्राप्त करते हैं, एनालिसिस ऑफ मटेरियल, पदार्थों का विश्लेषण करने पर हम जान पाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, उस सेंटेंस में लिख के बता दे रहा हूँ या यहीं पे बता दे रहा हूँ। वो आपको ये लिखना है कि मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट एंड इन्फ्रेंसेस, बट और एट ए पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल। तो ये आपको लिखना है। फर्स्ट लाइन आपको लिखनी थी ये वाली लाइन, द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन द एस्टिमेट एंड इन्फ्रेंसेस एट ए पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ द मटेरियल्स। अब हमको देखना है डायरेक्ट सोर्स क्या है, यानी सीधा सोर्स क्या है जिससे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता करते हैं। द मोस्ट इजली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक और द रॉक्स वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज। तो जो पहला डायरेक्ट सोर्स है वो ये है कि जो ऊपरी सतह है यानी सरफेस रॉक है, मान लीजिए ये अर्थ है जिसके सरफेस पर जो रॉक्स यानी चट्टानें पाई जाती हैं उनकी स्टडी करके हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और दूसरा क्या है, जब कहीं खुदाई होती है तो खुदाई में भी जो मटेरियल मिलते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं, उसके आधार पर हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ आगे दिया गया है, गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर। साउथ अफ्रीका में जो गोल्ड की खदानें हैं यानी सोने की जो खदानें हैं वो कितनी गहरी हैं, 3 से 4 किलोमीटर हैं। यानी साउथ अफ्रीका में सोना कैसे निकाला जाता है, खुदाई करके। जब हम अर्थ के सेंटर की तरफ 3 से 4 किलोमीटर की खुदाई करते हैं तब हमको सोना प्राप्त होता है। तो वही यहाँ लिखा है कि गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 3 to 4 किलोमीटर, गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज नॉट पॉसिबल। अब 4 किलोमीटर हमने बताया, ये आपकी अर्थ है, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 6370 किलोमीटर, ये टोटल डिस्टेंस है। जबकि हम खुदाई कितनी कर रहे हैं, 3 से 4 किलोमीटर की ही खुदाई कर सकते हैं, इससे आगे हम खुदाई नहीं कर सकते, यानी कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से जो भी मटेरियल मिलेगा 3-4 किलोमीटर के अंदर
उसकी स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो सरफेस पे मटेरियल है हम उसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष निकाल पाते हैं। एंड इट इज़ वेरी हॉट एट दिस डेप्थ, और वहाँ पर गर्म भी बहुत होता है, यानी गर्मी बहुत होती है। जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे वहाँ की टेम्परेचर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। वही चीज़ यहाँ लिखी है, इट इज़ वेरी हॉट एट दिस डेप्थ, यानी 3-4 किलोमीटर खुदाई करने पे ही वहाँ टेम्परेचर राइज करेगा, बढ़ जाएगा। बिसाइड माइनिंग, और खुदाई के अलावा, माइनिंग मीन्स खुदाई, scientists have taken up a number of projects to penetrate deeper depths to explore the condition in the crustal portion. साइंटिस्ट ने क्या किया है, हैव टेकन अप ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, साइंटिस्ट बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। टू पेनिट्रेट माने उसको वही खुदाई करना, डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर कंडीशन इन द क्रिस्टल पोर्शन। फिर यहाँ ये अर्थ का क्रिस्टल पोर्शन हो गया, इसके नीचे आपका मेंटल है और इसके नीचे आपका कोर हो गया। तो ये जो मेंटल पोर्शन है इसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। उसमें साइंटिस्ट खुदाई करते हैं और उस खुदाई के आधार पर वे अपनी स्टडी को जारी रखते हैं। सेम चीज़ यही कही गई है कि साइंटिस्ट हैव टेकन ए नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशन ऑफ क्रिस्टल पोर्शन। इसके बारे में, क्रिस्टल पोर्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट यहाँ पर क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, यानी कि खुदाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट। अब साइंटिस्ट, दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं ये 2 बहुत ही बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। पहला जो प्रोजेक्ट है डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और सेकंड है इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये 2 प्रोजेक्ट हैं, योजनाएं हैं जिन पर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर इसको लिख लेना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा आपको जो लाइन यहाँ से इम्पोर्टेंट है मैं बता दे रहा हूँ, फिर से आपको यहाँ पर लिखना क्या है। तो आपको लिखना है द मोस्ट इजली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक। ये आपको इम्पोर्टेंट है, लिख लेना है। इसके अलावा आपको लिखना है कि गोइंग बियॉन्ड, यहाँ से लिखना है। गोइंग बियॉन्ड के बाद आपको लिखना है 3 to 4 किलोमीटर, इसको यहाँ बीच में ऐड कर लेना है। गोइंग बियॉन्ड 3 to 4 किलोमीटर दिस डेप्थ इज़ नॉट पॉसिबल एज इट इज़ वेरी हॉट। बस इतना आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है कि साइंटिस्ट, यहाँ से लिखना है साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट such as deep ocean drilling project and integrated ocean drilling project। ये 2 प्रोजेक्ट आपको लिखना है। ये ड्रिलिंग प्रोजेक्ट मीन्स गहराई में जाने का, और डीप ओशन माने समुद्र के ठीक नीचे, यानी पहले समुद्र में जाएंगे फिर समुद्र की सतह से खुदाई करेंगे। ड्रिलिंग प्रोजेक्ट यानी ड्रिलिंग मतलब होता है होल करना, तो ड्रिलिंग प्रोजेक्ट ये उस प्रोजेक्ट का नाम है। और इसे ही इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है। तो दोनों प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट इसीलिए लॉन्च किए गए हैं ताकि हम जो अर्थ का क्रस्ट वाला पोर्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसको लिख लीजिएगा। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला, जो सबसे गहराई में ड्रिल किया गया वो कहाँ किया गया, कोला में। और ये कहाँ है, आर्कटिक ओशन है, यानी आर्कटिक महासागर में है। और इस जगह का नाम है कोला, जहाँ पर सबसे गहरा ड्रिलिंग किया गया है। हैज़ सो फार रीच्ड ए डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर, और ये कितनी गहराई तक गया है, 12 किलोमीटर तक गहरी खुदाई की गई है। इससे पहले हमने बात की कि जो अर्थ है उसमें हम 3 से 4 किलोमीटर तक ड्रिलिंग यानी खुदाई डेप्थ में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खुदाई कितनी हुई, 12 किलोमीटर गहराई तक हम गए हैं समुद्र के ठीक नीचे, यानी समुद्र की सतह से फिर हम 12 किलोमीटर तक की ड्रिलिंग कर चुके हैं। दिस एंड मेनी डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट हैव प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड एट डिफरेंट डेप्थ। तो अलग अलग गहराई, जैसे हमने खुदाई किया तो ये 3 से 4 किलोमीटर है, फिर हम जाएंगे 6 किलोमीटर, फिर हम जाएंगे 8 किलोमीटर, फिर हम जाएंगे 10, फिर 12। तो जैसे जैसे हम गहराई में
जाएंगे तो यहाँ पे जो भी मटेरियल मिलेंगे हम उनकी स्टडी करते जाएंगे। हम उनकी क्या करेंगे? स्टडी। यहाँ कोई और मटेरियल मिलेगा, यहाँ पर कोई और मटेरियल, यहाँ पर कुछ और भी मिल सकता है, यहाँ कुछ और मिल सकता है, यहाँ कुछ और मिल सकता है। तो ये जो मटेरियल मिल रहे हैं ये गहराई में जाने पर कौन नीचे है, कौन ऊपर है, कौन बीच में है, इन सब की क्या करेंगे? साइंटिस्ट स्टडी करेंगे और उसी स्टडी के आधार पर ये इन्फॉर्मेशन या एनालिसिस करके एक सामान्य कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। सेम चीज़ ये यहाँ पे लिखी है कि सबसे गहरी खुदाई कहाँ पे की गई है, वो है जगह कोला। इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और कहाँ किया गया? आर्कटिक ओशन में किया गया। गहराई कितनी है उसकी? 12 किलोमीटर। और वहाँ पर जो मटेरियल मिले उनकी स्टडी की गई। तो यहाँ सब नहीं लिखना है आपको, सिर्फ यहाँ तक लिखना है कि ए डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर, इतना आपको लिखना है। इसके आगे आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। अब इसके आगे का पैराग्राफ देखते हैं। वोल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड डायरेक्ट एविडेंस क्या है? वोल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी अर्थ के इंटीरियर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का जो दूसरा डायरेक्ट सोर्स है वो क्या है? वोल्केनिक इरप्शन है। इसको भी आप लिख लेंगे, इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेप्थ ऑफ द अर्थ और इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के इंटीरियर को जानने के डायरेक्ट सोर्स क्या है। तो मैंने बताया एक आपका ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, यानी गहराई में जाने का ड्रिल करके जो 2 प्रोजेक्ट ऊपर लिखे हैं उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में, वो भी डायरेक्ट सोर्स है। और सेकेंड डायरेक्ट सोर्स क्या हुआ? वोल्केनिक इरप्शन, ये सेकेंड सोर्स हुआ। एज एंड व्हेन द मोल्टन मटेरियल मैग्मा इज थ्रोन onto the surface of the earth during volcanic eruption, it becomes available for laboratory analysis। यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि जैसे ये एरप्शन हुआ वॉल्केनिक इरप्शन, तो जो यहाँ मैग्मा निकलेगा, जब वो मैग्मा ठंडा होगा तो उसको हम लेबोरेटरी में जाके उस पर ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उस आधार पर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। क्योंकि जो भी मैग्मा बाहर आ रहा है ये अर्थ के इंटीरियर पार्ट से आ रहा है। तो जो इंटीरियर पार्ट्स का मटेरियल बाहर आएगा तो हम उसकी क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। कहाँ पे करेंगे? लेबोरेटरी में। और फिर हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में कौन सी घटना हुई, कौन सा मटेरियल बाहर निकला और क्यों निकला। तो इस आधार पर हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। However, it is difficult to ascertain the depth of the source of such magma। लेकिन ये पता करना संभव नहीं है कि ये जो मैग्मा निकला ये कितनी गहराई से निकला। यानी वॉल्केनिक इरप्शन में जो मैग्मा निकल कर सरफेस पर आ रहा है, साइंटिस्ट इस मैग्मा के मटेरियल यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में तो पता कर सकते हैं कि मटेरियल क्या है और इसका निर्माण कैसे हुआ होगा, ये सारी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साइंटिस्ट इस बात को नहीं जान सकते कि ये मैग्मा अर्थ के कितनी डेप्थ से निकला है। ये 5 किलोमीटर के अंदर से निकला है या 100 किलोमीटर से निकला है या 200 किलोमीटर से बाहर आया है, ये बात साइंटिस्ट पता नहीं कर सकते। तो ये था फर्स्ट पेज पर लिखी सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आज के वीडियो में मैं इनडायरेक्ट सोर्स के बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ। शेष अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा, लेकिन देख लेते हैं इनडायरेक्ट सोर्स क्या कहता है। तो डायरेक्ट सोर्स अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट सोर्स क्या है जिनसे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इनडायरेक्टली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, यानी अर्थ के इंटीरियर से जो मैटर निकले उनकी स्टडी हमको बताएगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। तो ये हो गया इनडायरेक्ट सोर्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आप सिर्फ इतना लिख लीजिए कि इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर
इनडायरेक्टली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, यानी अर्थ के डेप्थ से जब कोई मटेरियल बाहर आ रहा है उसकी स्टडी हम इनडायरेक्ट सोर्स के रूप में करते हैं। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटी द टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड द इंटीरियर इन द डीपर डेप्थ। ये लाइन आपको लिखनी है, इम्पोर्टेंट है। वी नो थ्रू माइनिंग एक्टिविटी, यानी जब हम खुदाई करते हैं सरफेस से, जब हम अर्थ के सेंटर की तरफ खुदाई करते हैं, तो जैसे जैसे आप खुदाई करके अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो दो चीज़ें बढ़ेंगी। पहला क्या बढ़ेगा? पहला बढ़ेगा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, पहला बढ़ेगा टेम्परेचर यानी तापमान बढ़ेगा। दूसरा क्या बढ़ेगा? प्रेशर। ये दो चीज़ें बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की तरफ खुदाई करते नीचे जाएंगे, तो टेम्परेचर और प्रेशर ये दो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। मोर ओवर इट इज़ also known that the density of material also increase with the depth। और जैसे जैसे आप गहराई में उतरेंगे तो जो भी मटेरियल पाए जाएंगे उनकी डेंसिटी क्या होगी? अधिक होगी। यहाँ जो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ कि यहाँ जो मटेरियल सरफेस पर होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो मटेरियल की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, यानी तीन चीज़ें बढ़ रही हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और डेंसिटी ऑफ मटेरियल भी बढ़ता जा रहा है। It is possible to find the rate of change of these characteristic। It is possible means ये संभव है to find out, to find मतलब means पता लगाना, the rate of change बदलाव की जो दर है उसका पता लगाना आसान है। Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the values of temperature, pressure and the density of material at different depths। इसको समझते हैं। Knowing the total thickness यानी कुल मोटाई जानने के बाद, किसकी? अर्थ की, अर्थ की टोटल मोटाई। मोटाई मीन्स इसकी जो रेडियस है जिसको हमने बात की 6370, ये अर्थ की क्या हो गई? थिकनेस हो गई। इस मोटाई को जानने के बाद साइंटिस्ट हैव एस्टिमेटेड यानी वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर यानी तापमान कितना है, प्रेशर दाब कितना है, एंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल और पदार्थों की डेंसिटी कितनी है, एट डिफरेंट डेप्थ यानी जैसे जैसे हम गहराई पे जाएंगे तो कितनी गहराई पर कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है। जैसे 1 किलोमीटर हम गए तो यहाँ टेम्परेचर मान लेते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर रहा होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जैसे ही हम 2 किलोमीटर पे गए तो हमको टेम्परेचर में राइज दिखा होगा कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम अंदर गए तो हमको 120 डिग्री सेंटीग्रेड मिला होगा। देख रहे हैं कि एक इसकी जो रेट है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जा रहा है हर 1 किलोमीटर पर। ये इमेजिन किया मैंने, ये एक्चुअल है नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने एक आंकड़ा लिया है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच ही हो। तो साइंटिस्ट इसी आधार पर देखते हैं कि 1-1 किलोमीटर जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं तो टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हो रहा है या प्रेशर में कितना इंक्रीज हो रहा है या वहाँ जो मटेरियल हैं उनकी डेंसिटी कितनी बढ़ रही है। इसी बात की स्टडी करते हैं कौन? साइंटिस्ट। तो उसी आधार पर फिर वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। द डिटेल्स ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक with reference to each layer of the interior or discussed later in this chapter। अब आगे इसी चैप्टर में आगे बताया जा रहा कि चर्चा होगी कि डिफरेंट जो लेयर्स हैं वहाँ पर क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, उस पर चर्चा हम इसी चैप्टर के अंत में करेंगे। तो यहाँ पर उसकी चर्चा करना ज़रूरी नहीं, जब आएगा वो इस चैप्टर में आगे वहाँ उस पर चर्चा कर ली जाएगी। Another source of information or materials that at times reach the earth। दूसरा जो इनडायरेक्ट सोर्स है अर्थ के इंटीरियर को समझने का, वे क्या हैं? मीटर्स हैं। मीटर्स में जो वायुमंडल स्काई से कुछ ग्रह जैसे होते हैं जो टूटकर अर्थ पे गिरते हैं, मेरे ख्याल से इनको धूमकेतु कहते हैं, हिंदी में इनको धूमकेतु कहते हैं। ये भी प्लैनेट सोलर सिस्टम के एक पार्ट होते हैं। जैसे प्लैनेट होते हैं, सब प्लैनेट होते हैं और उपग्रह होते हैं, सैटेलाइट होते हैं, उसी तरह ये भी एक सोलर सिस्टम के पार्ट हैं जिन्हें मीटर्स कहते हैं, यानी
हिंदी में से धूमकेतु या कुछ ऐसा ही नाम है, देख आप कंफर्म कर लीजिएगा। हिंदी इसकी मुझे अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन ये सोलर सिस्टम के पार्ट होते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये ऊपर से गिरते हैं तो जलते हुए ये धरती पर गिरते हैं। तो यह भी क्या है, अर्थ के इंटीरियर को जानने का एक स्रोत हो सकते हैं। वो क्या है, मीटर्स। However, it may be noted that the material that becomes available for analysis from meteors is not from the interiors of the earth। यहाँ पर ये कहा गया है कि यद्यपि ये बात ध्यान देने की है कि मटेरियल डेट बिकम्स अवेलेबल फॉर एनालिसिस फ्रॉम मेटर्स, यानी ये मेटर जब आसमान से टूटकर धरती पर गिरेगा तो जब इसकी स्टडी की जाएगी तो वो ज़रूरी नहीं कि वो अर्थ के डेप्थ से आया हो, यानी उसके अर्थ के डेप्थ से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये ऊपर से गिर रहा है और हम को स्टडी क्या करनी है, अर्थ के सेंटर में यानी उसके इंटीरियर में उसके डेप्थ की स्टडी करना है। जबकि मेटर्स कहाँ से गिर रहे हैं, मेटर्स अर्थ के आउटसाइड से आ रहे हैं। तो इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं वो देखिए, रीजन आगे दिया गया है। द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मीटर्स और सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर इसका रीजन दिया गया है कि जो ये मीटर्स ऊपर से अर्थ पे टूट के गिर रहा है, इसमें जो मटेरियल पाए जाते हैं उसका लक्षण यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी उसका नेचर जो अर्थ के इंटीरियर से मटेरियल पाए गए वो दोनों क्या हैं, सेम है, यानी उनमें समानता है, सिमिलरिटी है। इसीलिए हम मेटर्स की स्टडी करते हैं ताकि हम अर्थ के डेप्थ में क्या है उसकी स्टडी कर सकें। तो ये एक रीजन हुआ, ये भी आपको यहाँ से लिख लेना है। यहाँ से आपको लिखना है अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और मैटर्स दैट एट टाइम्स रीच द अर्थ। उसके बाद आपको लिखना है कि द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मीटर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, ये लिखना है। यहाँ से ये हाउएवर से आपको नहीं लिखना है, ये इतनी लाइनें आपको नहीं लिखना। मैं फिर से आपको बता दूं क्या लिखना है आपको यहाँ से लिखना है अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और द मीटर्स दैट एट टाइम रीच द अर्थ, यहाँ लिखना है। इसके बाद हाउएवर ये नहीं लिखना आपको, ये लाइनें आपको नहीं लिखनी है, यहाँ तक नहीं लिखना है आपको। फिर लिखना है द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द मीटर्स और सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ, ये आपको लिखना है। यानी जो मीटर्स में मटेरियल होते हैं ये और जो अर्थ के नीचे से मटेरियल हैं ये, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम है, यानी कि समान है। दे आर सॉलिड बॉडीज। अब ये क्या दिया है, दे आर सॉलिड बॉडीज यानी वे ठोस होते हैं, डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लानट। यानी जो ये मेटर्स जिन चीज़ों का बना होता है, जिन चीज़ों से मिलकर ये मीटर्स बने होते हैं वही मटेरियल अर्थ के डेप्थ में पाए जाते हैं। इसीलिए अर्थ के डेप्थ को समझने के लिए हम मीटर्स की स्टडी करते हैं। और ये क्या होते हैं, ये सॉलिड बॉडीज होते हैं, यानी सॉलिड पार्ट होते हैं, ठोस होते हैं। आगे हेंस दिस बिकम्स एट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसीलिए हम मीटर्स की स्टडी करते हैं ताकि हम अर्थ की इंटीरियर को समझ सके। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि व्हाट आर द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो आप लिख सकते हैं पहला स्रोत मैंने बता ही दिया था, दूसरा सेकंड सोर्स के रूप में आप लिख सकते हैं मीटर्स यानी कि धूमकेतु। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। द अदर इनडायरेक्ट सोर्सेस इंक्लूड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सेस्मिक एक्टिविटी। अब जो दूसरे इनडायरेक्ट सोर्स हैं अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए वो आपके हैं क्या, ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र, और तीसरा है सेस्मिक एक्टिविटी यानी कि भूकंप वाली जो एक्टिविटीज होती हैं ये भी है। तो ये भी आपको लिखना है। द अदर इनडायरेक्ट सोर्स इंक्लूड ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सेस्मिक एक्टिविटी। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं, जहाँ किसी भी मैटर को कोई चीज़ खींचती है अपनी तरफ, उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसके बारे में आप क्लास 9 10th के साइंस में पढ़ चुके होंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप इसको ऑफलाइन क्लास में पूछ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, वहाँ मैं आपको समझा दूंगा।
अब देखते हैं द ग्रेविटेशन फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड ऑन द सरफेस। अब लैटिट्यूड मैंने आपको बताया था, एक बार यहाँ फिर से समझा दे रहे हैं। ये जो अर्थ है इस पर हॉरिजॉन्टली जो लाइनें खींची गई हैं ये क्या है, ये लैटिट्यूड है। यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ पर ये तो सेंटर हो गया अर्थ का, तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो यहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग होगा, यहाँ के ग्रेविटेशनल से अलग होगा। यानी डिफरेंट लैटिट्यूड पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा। अगर ये मान लेते हैं ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और होगा। यहाँ ये 2 डिग्री है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होगा। अगर ये 3 डिग्री है तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, द ग्रेविटेशनल फोर्स जी इज नॉट सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। सतह पर डिफरेंट लैटिट्यूड्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट होगा। इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको ये भी लिखना है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपको लिखना है, ये भी आपको लिखना है। लेकिन इसको पहले समझा दें कि ये आपका क्या हुआ, ग्लोब हुआ, ये आपका नॉर्थ पोल हुआ, ये आपका साउथ पोल हुआ यहाँ पर, और ये आपका इक्वेटर हुआ, ये आपका इक्वेटर हुआ यानी 0 डिग्री हुआ। यहाँ पर ये कहा गया है कि यहाँ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कम होगा, यानी इक्वेटर पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कम होगा, जबकि ये पोल्स जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा। ऐसा क्यों है उसको भी समझ लेते हैं। द ग्रेविटी वैल्यूज आल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ द मटेरियल, यानी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जो वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो डिफर इसलिए करती है क्योंकि अगर मान लेते हैं ये 2 किलो का कोई गोला है लोहे का और ये 10 किलो का है, दोनों अलग अलग मास के हैं। ये 2 kg है और ये 10 kg है। तो आपको पता है कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा, जिसका मास अधिक होगा वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगेगा। आपको यकीन ना हो तो आप 2 अलग अलग मास के कोई चीज़ ले लीजिए और उसको अपने छत से गिराइए, तो जो हैवी होगा, जो वजनी होगा वो जल्दी गिरेगा और जो हल्का होगा वो बाद में गिरेगा। इसी से साबित होता है कि जिसका मास अधिक होगा उसकी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी अधिक होगी, और जिसका मास कम होगा यानी हल्का होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा। वही बात यहाँ पर लिखी गई है, तो ये भी आपको लिखना है, ये इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। अब आते हैं द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंस दिस वैल्यू। अब यहाँ पर फिर समझिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अर्थ में जैसे आप उसके सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ लेयर पाई जाएगी। सबसे ऊपर आपको मिलेगा क्रस्ट, फिर मिलेगा मेंटल, फिर मिलेगा आपका कोर, और यहाँ पर डिफरेंट मटेरियल होंगे। मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर कौन से मटेरियल होंगे, जिनकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो उनका मास कम होगा। फिर उससे हैवी यानी उससे अधिक मास वाले जो मटेरियल होंगे वो मेंटल में पाए जाएंगे, और मेंटल में जो मटेरियल पाए जाएंगे उनसे अधिक मास वाले मटेरियल आपके कोर में पाए जाएंगे। तो जहाँ जितना अधिक मास होगा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक होगा। तो आपने देखा कि धरती के इस अर्थ के जो लेयर बने हैं वहाँ डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हैं, उनके मास डिफरेंट हैं, इसलिए उन पर ग्रेविटी क्या होगी, अलग अलग उसकी वैल्यू निकलेगी। द रीडिंग ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स। इसके अलावा ग्रेविटी भी और कई चीज़ों से प्रभावित होती है। ये सारी लाइनें आपको लिखनी है, अगर लिख नहीं सकते तो कम से कम अच्छे से समझिए ताकि आपके दिमाग में रहे। तो मैंने बताया कि ग्रेविटी केवल मास पर डिपेंड नहीं करती, ग्रेविटी मास के अतिरिक्त और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिस पर डिपेंड करती है। तो दूसरी कौन सी चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। दीज रीडिंग डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़। ये जो रीडिंग्स होती हैं ग्रेविटी की, ये क्या होती हैं, थोड़ी डिफर करती हैं। जो हम आशा रखते हैं कि इसकी वैल्यू इतनी होगी, कोई ज़रूरी नहीं कि जितना हम अनुमान लगाएं उतनी ही उसकी वैल्यू हो। सच डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटी एनोमैली।
इसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। किसको कहते हैं, जो डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट वैल्यूज निकल रही हैं उसी को हम कहते हैं ग्रेविटी एनोमली। यानी ग्रेविटी में असमानता, गुरुत्वाकर्षण बल में जो असमानता पाई जा रही है उसमें जो डिफरेंस पाया जाता है उसी को ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। तो क्वेश्चन आपको यही पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ग्रेविटी एनोमली। तो आप लिख सकते हैं द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। अदर मत लिखिएगा, मेनी फैक्टर्स लाइक डिस्टेंस एंड मास, क्योंकि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है ग्रेविटी वैल्यू, और इसी डिफरेंस ऑफ ग्रेविटी वैल्यू को हम ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। तो ये डिफिनेशन आप यहाँ से बुक से लिख लीजिएगा अलग से। ग्रेविटी एनोमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अब ये जो ग्रेविटी एनोमलीज हैं, अगर हम इसकी स्टडी करें तो यह इससे हमको क्या पता चलेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल, यानी ये जो क्रस्ट है अर्थ की, यहाँ पर डिफरेंट, ये आपका हो गया क्रस्ट मान लेते हैं। यहाँ पे जो मटेरियल पाए जाएंगे इनका मास डिफरेंट, यहाँ पर जो मटेरियल पाए जाएंगे इनका मास डिफरेंट, और यहाँ पर जो मटेरियल पाए जाएंगे इनका मास डिफरेंट होगा। तो जब मास डिफरेंट है तो इसका मतलब इनकी ग्रेविटी वैल्यू भी डिफरेंट होगी। ग्रेविटी वैल्यू जो डिफरेंट पाई जा रही है उसको ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक सर्वेस, यानी चुंबकीय सर्वेक्षण जो किए जाते हैं। मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक सर्वेस आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रिस्टल पोर्शन। तो कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स भी पाए जाते हैं किसमें, अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में, सबसे ऊपर वाले पार्ट में, उनका भी डिस्ट्रीब्यूशन हमको ये इंफॉर्मेशन देता है कि मैग्नेटिक मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल भी कुछ होते हैं, जो आपने देखा होगा चुंबक को, चुंबक ये है मैग्नेटिक मटेरियल हैं, उनका जो सर्वे किया जाएगा तो भी हमको बताएंगे कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये इनका लेयर कैसा है, कोई मटेरियल ऊपर क्यों है, कोई नीचे क्यों है, या कोई बीच में क्यों है। एंड दस, और इस प्रकार प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल इन द दिस पार्ट। और इस प्रकार यहाँ से हमको पता चलेगा कि वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल है वो एक खास पैटर्न में क्यों है, या उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सेस्मिक एक्टिविटीज़ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ। अब देखिए यहाँ पर ये लाइन आपको लिखना है, सेस्मिक एक्टिविटी यानी भूकंपीय क्रियाएं जो होती हैं जिनसे भूकंप आता है, वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स, वो भी क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। किसके लिए, वो आपको ऊपर मिल जाएगा। वो सोर्स है इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के इंटीरियर को समझने के लिए जो भूकंप वाली क्रियाएं होती हैं वे भी क्या है, एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, और ये भी क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स है। हेंस वी शैल डिस्कस इट इन सम डिटेल। इसीलिए हम भूकंप पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अर्थक्वेक क्या होता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या किया जाना कि इस चैप्टर में हमको अर्थ के इंटीरियर यानी उसके डेप्थ में क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने जाना कि अर्थ का जो सरफेस है ये ऊपर वाला भाग, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें पाई जाएंगी उनका निर्माण कैसे होता है। ये जो अर्थ के डेप्थ में जो क्रियाएं हो रही हैं, इन क्रियाओं के कारण ये सरफेस पे जो कुछ भी हो रहा है वो उसी के परिणाम है, हमने जाना। फिर हमने पढ़ा कि आखिर अर्थ के सरफेस जो क्रियाएं हो रही हैं इनको जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इनको जानने के लिए हमको ये अर्थ के डेप्थ में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको जानना पड़ेगा। फिर ये जो क्रियाएं हो रही हैं इनको जानने के स्रोत क्या हैं, क्योंकि अर्थ के सेंटर पे कोई जा नहीं सकता, ना अभी तक कोई गया है ना आगे जाने की कोई संभावना है। तो जहाँ पर कोई जा नहीं सकता तो यहाँ जो क्रियाएं हो रही हैं उसको हम जानेंगे कैसे। तो उसको जानने के दो स्रोत हैं, एक डायरेक्ट सोर्स है और दूसरा इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट सोर्स क्या है उसको हमने देख लिया, और इनडायरेक्ट सोर्स क्या है उसको भी हमने देख लिया। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं आपके दिमाग में एक आइडिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि
सबसे पहले आप लिखेंगे कि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ने को मिलेगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। दूसरी बात हमको जो लिखना है कि अर्थ के सरफेस पे जितने भी लैंड फॉर्म पाए जाएंगे वे रिजल्ट हैं किसके, इंडोजेनिक प्रोसेस का। इंडोजेनिक प्रोसेस क्या है, अर्थ के डेप्थ में जो भी प्रोसेस हो रही हैं वे सभी क्या है, इंडोजेनिक प्रोसेस हैं। और इंडोजेनिक प्रोसेस का असर किस पे होता है, जो सरफेस पे जो कुछ भी बन रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो इंडोजेनिक प्रोसेस का ही रिजल्ट है, यानी कि उसका इम्पैक्ट है। फिर हमको लिखना है कि जो अर्थ के डेप्थ में जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं इसको हम जानेंगे कैसे, यानी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है इसको हम जानेंगे कैसे, क्योंकि ये यहाँ से दूरी कितनी है 6370 है, और खुदाई हम कितनी कर सकते हैं 3 से 4 किलोमीटर। सबसे गहरी खुदाई क्या है, कोला में की गई है, आर्कटिक सागर में कितनी है 12 किलोमीटर। तो हम अभी तक मैक्सिमम 12 किलोमीटर की गहराई तक पहुँच पाए हैं, जबकि टोटल गहराई कितनी है 6370, जहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ जाना पॉसिबल नहीं है वहाँ से हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे प्राप्त करते हैं, तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट प्राप्त करने के हमारे पास दो सोर्स हैं, पहला है डायरेक्ट सोर्स और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या है हम पढ़ चुके हैं, इनडायरेक्ट सोर्स में क्या है उसको भी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमको अर्थक्वेक को पढ़ना था, अर्थक्वेक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।